हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हम एनीमिया डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक एनीमिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। आपके लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है, आपके शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, या फिर वाइवा में भी कई बार एक्सटर्नल जो है आपसे पूछ लेता है। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एनीमिया होता क्या है? सबसे पहली चीज़, एनीमिया जो होता है, हम खून की कमी को जनरल भाषा में मैं अगर बोलूं तो खून की कमी कहते हैं ना, कि उसको खून की कमी हो गई है, उसकी बॉडी में उतना खून है ही नहीं। तो इसी चीज़ को जब मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलता हूं तो वो होता है हमारा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द बॉडी which leads to reduced capacity of the blood to carry oxygen to various tissues and organs of the body। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर हमें सेल्स मिलते हैं जिनका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी। इन आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? इसका काम होता है लंग्स से टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, यही काम होता है हमारा हीमोग्लोबिन का। अब किसी कारण से अगर मेरी बॉडी में या तो आरबीसी ना हो, या फिर हीमोग्लोबिन में कोई कमी आ जाए, या फिर ओवरऑल जो है इसमें डिफेक्ट आ जाए कुछ, तो वैसी कंडीशन में जो है एनीमिया डेवलप होगा। क्लियर है? एनीमिया को अब हम बता कैसे सकते हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि हाँ उसको एनीमिया होगा। ठीक है, अब फैक्टर जो होते हैं फैक्टर कॉजिंग क्या होते हैं एनीमिया के? या तो ब्लड लॉस हो जाएगा, खून जो है किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस होने लग जाए, पुअर न्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी बनाने के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, वही अगर मेरी बॉडी में ना मिले मुझे, तो उस वजह से भी एनीमिया डेवलप होगा। कोई क्रोनिक डिजीज़ हो, कई सालों से चलती आ रही कोई बीमारी है, उस वजह से भी जो है एनीमिया बन सकता है। या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया ये हमने बहुत पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो इस कारण से भी एनीमिया डेवलप होता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स होते हैं फैटीग, थकान हो जाएगी जल्दी, वीकनेस, इंसान थका ही हुआ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिजीनेस यानी कि उसको चक्कर आएंगे। ठीक है, पेल स्किन, ये सबसे ज़्यादा हम एक एक्सटर्नल सिम्टम कंसिडर करते हैं पेल स्किन का होना। क्या होता है, अगर मान लो ये मेरी हैंड है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर है जैसे कि ये, अब इससे अगर लाइट हो जाए, ठीक है, क्यों? खून की कमी की वजह से ये होता है, इसको हम कहते हैं पेल स्किन। क्लियर है? फिर रैपिड हार्ट बीट, दिल जल्दी जल्दी धड़कने लग जाए, वो भी एक सिम्टम होता है हमारे एनीमिया के होने का। क्लियर है? नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80, और पल्स कितनी होती है? एक एवरेज हम मानते हैं 72 हार्ट बीट्स, ठीक है, पर मिनट। अगर इससे ज़्यादा एक एबनॉर्मल वैल्यू आने लग जाए तो हम बोलते हैं कि हम बोल सकते हैं कि सिम्टम है ये एनीमिया का। क्लियर? अब ट्रीटमेंट क्या होता है एनीमिया के? अब अगर इसको हमें ट्रीट करना, हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हम जो है, जो कॉज है उसका, जैसे कि मान लो मुझे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, अगर मेरे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो मैं डाइट के थ्रू या फिर मेडिकेशन के थ्रू अपने बॉडी में जो है आयरन की जो होती है कंटेंट बढ़ाऊंगा। क्लियर? फिर अगर सीवियर केसेस हो जाते हैं तो उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, हमें ब्लड बदलना पड़ता है इंसान का बार बार, या फिर मेडिकेशंस भी उसको देने पड़ते हैं। क्लियर? चलो, यहाँ पे जो है इस इमेज में क्लियर नहीं है, थोड़ी फट गई आई नो, मैं इसका जो है क्लियर वर्जन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जैसे देखो कि इसकी स्किन थोड़ी डार्क सी लग रही है ना, वहीं अगर इसके कंपेयर करें हम इससे, तो इसकी स्किन लाइट है, हल्का रंग है इसकी स्किन का। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे
ब्लड की इसकी प्रोफाइल देखो, इसमें जो है बहुत सारे आरबीसी देखने मिल रहे हैं, ठीक है, पर यहां पे आरबीसी का काउंट जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, हम एनीमिया को कैरेक्टराइज करते हैं, सिम्टम्स होते हैं, क्लियर है। अच्छा, आप कभी अगर मेडिकल चेकअप कराने गए हो अपना किसी डॉक्टर के पास, तो वो आपको तरह तरह से आपको चेक करता है, जैसे कि आपको पहले तो बिठाएगा, फिर आपको बोलेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम सारी बताओ। उसके बाद जब वो चेक करता है तो वो आपकी ऐसे आंखें पकड़ के देखेगा, ठीक है ना, यहाँ आंखों के नीचे देखेगा, आपसे बोलेगा कि मुंह खोलो, मुंह के अंदर टॉर्च मारता है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो सारे आपके सिम्टम्स देख रहा होता है। क्या, आंखों के नीचे ये जो होता है ना हमारा एरिया, यहाँ का एक कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर होता है। अगर इस पिंक कलर से ये लाइट हो जाए तो यहाँ पे देखो, ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक डार्क पिंक है, ये मान लो, ठीक है, थोड़ा डार्क है ये। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर किसी इंसान को एनीमिया है तो उसका ये कलर जो है लाइट पिंक हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि उसको एनीमिया है या नहीं, ठीक है। एक काम करना, अभी जाकर के अपने भाई बहनों को ऐसे आंखों के ऐसे पकड़ पकड़ के देखना, ठीक है, कि उनको एनीमिया है या नहीं, मज़ा भी आएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस की एनीमिया होता क्या, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इस इंसान को एनीमिया है, या और कॉजेस की उसको किस वजह से हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि उसका आरबीसी कम हो जाए, उसका रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो कम हो जाए। नॉर्मल कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5.5, 5 बोलो, 5 मिलियन सेल्स पर डेसीलीटर, ठीक है, या इसको हम कहते हैं क्यूबिक मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है हमारा नॉर्मल, 12 से लेकर के 16 ग्राम पर डेसीलीटर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। अगर इन वैल्यूज से कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि उसको एनीमिया है। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम हम 100 ml में उसको पूरा ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके देखते हैं कि कितना परसेंटेज आरबीसी है। नॉर्मल कितना होता है, 45% हम बोलते हैं नॉर्मल होता है। अगर इससे कम हो जाए तो एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, क्लियर। अब ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, ये तो हम जानते हैं कि उसको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन उसको कुछ कंपनसेट भी तो करेगा या उसको कुछ बढ़ाएगा, ऐसा कुछ तो होगा। अब इन कंडीशंस में क्या होता है, हमारा जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाए। मान लो मेरे को ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, मतलब टाइप्स अभी हम पूरे सब डिस्कस करेंगे। ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। अगर उस बोन मैरो में कोई डिफेक्ट आ जाए, बोन मैरो किसी वजह से रेड ब्लड सेल ना बना पा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगर डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाए आरबीसी का तो एनीमिया बन सकता है। अगर हमारी बॉडी में एनीमिया टूटने ज़्यादा लग जाए, ठीक है, इस कंडीशन को हम जनरली कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, हीमोलाइज हो रही है, टूट रही है आरबीसी। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है एनीमिया बनता है। और एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, हीमोरेजिक एनीमिया जिसको हम कहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, इन सारी कंडीशंस में जो होता है एनीमिया डेवलप होता है, क्लियर। चलो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो याद रखना, एनीमिया को हम जो है दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम रेड ब्लड सेल हमारे जो ब्लड में आरबीसी हैं उनको देख के बताते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी पे कि वो कैसी दिख रही हैं, वो बढ़ गई हैं साइज़ में कि वो छोटी हो गई हैं, उनके अंदर का हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया है कि बढ़ गया है। तो उनको मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देख करके हम बताते हैं कि उसको एनीमिया किस टाइप का है, ठीक है। और ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नया वर्ड है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो चीज़ों पे बात करता है, एक तो होता है कॉज और एक होता है ओरिजिन, ठीक है। वो किस वजह से हो रहा है उस चीज़ पे बात करता है हमारा ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है।
चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल। साइज ऑफ आरबीसी जो होता है हम एमसीवी के थ्रू, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े हैं ब्लड इंडाइसेस, है ना, ब्लड इंडाइसेस, वहां मैंने बोला था कि एनीमिया ही हम अगला पढ़ेंगे और वहां पे ये सारी चीजें काम आएंगी, तो अब ये सब काम आएगा, ठीक है। तो क्या होता है एमसीवी, क्या होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एक एवरेज साइज होता है आरबीसी का। उसी के साथ साथ हम जो है एमसीएच और एमसीएचसी, एमसीवी सॉरी एमसीएच एंड एमसीएचसी, ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट या कंसेंट्रेशन। इस पे भी जो है हम हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन के लेवल्स चेक करते हैं। क्लियर। चलो अब चार कौन से टाइप का हमारा मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया होता है। पहला होता है हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मो वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है हमारा नॉर्मल, और साइटिक का मतलब है यहाँ पे सेल का साइज, सेल का साइज। तो नॉर्मोसाइटिक मतलब सेल का साइज जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है, क्रोम से यहाँ मतलब होता है हमारा कलर, ठीक है। तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब उसका कलर भी नॉर्मल है। कलर किस चीज़ को डिनोट करेगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट को, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कितना कंटेंट है, कितना कंसंट्रेशन है, उस चीज़ को जो है नॉर्मोक्रोमिक वर्ड हमारा डिनोट करेगा। क्लियर। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया यानी कि सेल का साइज भी नॉर्मल है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी नॉर्मल है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मतलब मैक्रो मीन्स इंक्रीज, बढ़ गया, क्या सेल का साइज इंक्रीज हो चुका है और उसका कलर जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक। तो इसको भी हम एक मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक मतलब सेल का साइज बढ़ गया है, हाइपो मतलब होता है कम, क्रोम मतलब होता है कलर, तो यानी कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होने की वजह से हाइपोक्रोमिक कंडीशन बन रही है, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइट यानी कि छोटा, सेल का साइज जो होता है वो छोटा हो जाने की वजह से और उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट भी जो है कम है, ये भी एक हमारा मॉर्फोलॉजिकल टाइप का एनीमिया होता है। क्लियर। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है, हमारा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी उसका साइज और कलर एमसीएच एंड एमसीएचसी सब नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक बोला है यहाँ पे। बट नंबर ऑफ आरबीसी, यहाँ पे कहीं भी हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। हम नंबर की बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ उसके सेल के साइज की और उसके अंदर कलर क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में नंबर जो होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल हमारा 4.5 से लेकर के 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, इतना होता है। इससे अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हम उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। इसके कॉज क्या होते हैं, मान लो अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सेल का साइज वेरी करे, तो कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होगा, है ना, जिसकी वजह से उसका साइज वेरी हो रहा होगा। और सिमिलरली हीमोग्लोबिन कंटेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, वो होता है आयरन, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में आयरन भी नॉर्मल है और उसका कोई न्यूट्रिएंट भी ऐसा नहीं है जिससे साइज वेरी करे, तो उस कंडीशन में हमारा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बनेगा। और ऐसे कौन से एनीमिया होते हैं जिनमें साइज सेम रहेगा और कलर भी सेम रहेगा, वो होते हैं ब्लड लॉस एनीमिया यानी कि हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया एंड ए प्लास्टिक एनीमिया। यह भी बताया था मैंने, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बोन मैरो में से उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। हीमोलाइटिक यानी हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। क्लियर। चलो, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइट मतलब उसका साइज बढ़ गया है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब उसका कलर नॉर्मल है। अब याद रखना, हमने पढ़ा हुआ है वैसे तो, कि जैसे जैसे हमारा रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी तो नहीं होता स्टार्टिंग से, पहले प्रोएरिथ्रोसाइट स्टेज होती है, उसके बाद उसकी नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ये सारी कंडीशंस आती हैं। पूरा जो चार्ट है दिया हुआ है,
तो जैसे जैसे मैच्योर होती है हमारी आरबीसी, उसका साइज जो है वो छोटा होता जाता है। अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो इसके मैच्योरेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो वैसी कंडीशन में जो साइज है वो बड़ा ही रहेगा, साइज छोटा नहीं होगा। क्लियर है? आरबीसीज आर लार्जर इन साइज, इंक्रीज एमसीवी होगा, एंड नॉर्मल इन कलर, यानी कि एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी जो है वो नॉर्मल है। आरबीसी काउंट इज लेस, काउंट जो है वो यहां पे कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहां पे हम कहीं भी काउंट की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो हम सेफ साइड पे ये हमेशा एज्यूम करते हैं कि उसका काउंट कम हो जाएगा। क्लियर? कॉज क्या होते हैं? विटामिन बी डेफिशिएंसी। याद रखना 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जनरल फैक्टर्स, सब पढ़ा हुआ है हमने, जनरल फैक्टर्स, मैच्योरेशन फैक्टर्स, और एक होते हैं जो हीमोग्लोबिन का बनने में हेल्प करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस में हमने पढ़ा हुआ है जनरल फैक्टर्स, मैच्योरेशन फैक्टर्स एंड हीमोग्लोबिन फैक्टर्स, मतलब हीमोग्लोबिन फैक्टर्स जो हीमोग्लोबिन को बनने में हेल्प करते हैं वो वाले। तो विटामिन बी क्या होता है हमारा? विटामिन बी हमारा एक मैच्योरेशन फैक्टर होता है। फोलिक एसिड सिमिलरली हमारा मैच्योरेशन फैक्टर होता है। तो अगर इनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उस वजह से हमारा सेल का साइज जो है बड़ा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैक्रोसाइट की कंडीशन डेवलप होगी। क्लियर? ओके, अब आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइट यानी कि साइज बड़ा है, हाइपोक्रोमिक मतलब उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया। मैक्रोसाइट किन कंडीशंस में डेवलप हो जाएगा? B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, और हाइपोक्रोमिक कलर जो है मेनली आयरन पे डिपेंड करेगा हमारा हमेशा। ठीक है? सिमिलरली आरबीसीज आर लार्जर इन साइज, इंक्रीज एमसीवी, एमसीएचसी इज लेस, सो द सेल्स आर पेल, लेस कलर्ड। ठीक है? सेल्स में जो है कलर उसका कम हो जाएगा। कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है हाइपोक्रोम की कंडीशन बनाने के लिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसका मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है। वैसे ही फोलेट, फोलेट यानी हमारा फोलिक एसिड, हम एसिड की जगह कई बार उसको ईट करके लिख देते हैं, तो उसका मीनिंग भी सेम है। और अल्कोहलिज्म की कंडीशन में अगर कोई इंसान ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको अल्कोहलिज्म कंडीशन बनती है। उस वजह से भी जो है हमारा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप होगा। क्लियर? अब आता है हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी तीनों चीज़ें जो हैं वो बिलो नॉर्मल लेवल हैं। यानी कि कितनी होती हैं? याद करो, हमने पढ़ा हुआ है ब्लड इंडाइसिस में, हमने पढ़ा हुआ है कि एमसीवी जो होता है 78 से 96 फेम्टोलीटर होता है। हमारा एमसीएचसी जो होता है वो 33 टू 37% होता है। और हमारा एमसीएच कितना होता है? हमारा एमसीएच होता है 27 टू 32 पिकोग्राम। ठीक है? ये हो गया हमारा एमसीवी, एमसीएचसी, और ये हमारा एमसीएच। याद ना हो तो नोट कर लेना। कॉज क्या हो सकते हैं? आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोक्रोमिक है क्योंकि, और थैलेसीमिया के कंडीशंस में भी हमें इस टाइप का मॉर्फोलॉजी देखने मिलती है हमारे रेड ब्लड सेल की। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ जो है ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा खत्म होता है। 4 टाइप के हैं: नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर? अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा यही है, मतलब पूरा वैसे एनीमिया पूरा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड ओरिजिन और उसके कॉज पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि किन वजह से यहाँ पे एनीमिया हो रहा होगा। क्लियर? 5 टाइप का होता है। पहला होता है हीमोरेजिक एनीमिया, यानी कि ब्लड लॉस, हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस होने लग जाएगा। हीमोलाइटिक यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमारे अंदर कोई विटामिन ऐसा हो कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, है ना, प्रोटीन्स नहीं है उतने सफिशिएंट, तो इन वजहों से जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन सबसे ज़्यादा इंडिया में हमें जो है सबसे ज़्यादा केसेस देखने मिलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। क्यों?
और खास करके ये हमारे यहाँ पे गर्ल्स में देखने मिलते हैं। क्यों? एक तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से और पुअर डाइट होने की वजह से। काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे आज भी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा लड़कों को ही दी जाती है खाने में, सब चीज़ों में, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है हमारे यहाँ पे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने मिलता है। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि हमारे जो ब्लड में बोन मैरो होता है, हमारे बोन्स में जो बोन मैरो होता है उनका उतना कैपेसिटी नहीं रही है अब रेड ब्लड सेल्स बनाने की। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, कोई बहुत साल से हमारी कोई बीमारी चल रही है उस वजह से भी जो है एनीमिया होता है। क्लियर? चलो सबसे पहला है हमारा हिमोरेजिक एनीमिया। हिमोरेजिक एनीमिया मतलब ब्लड लॉस के कारण, एनीमिया कॉज ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको भी हम जो है दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं फर्दर। एक होता है एक्यूट हिमोरेजिक एनीमिया और दूसरा होता है क्रोनिक हिमोरेजिक एनीमिया, टाइम पीरियड के बेसिस पे, ठीक है। एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट हिमोरेजिक एनीमिया। और कोई ऐसी हमारे बॉडी में कंडीशन है जैसे कि कोई पेप्टिक अल्सर है, तो वहाँ पे हमारा इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक हिमोरेजिक एनीमिया, उसके अंदर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक्यूट हिमोरेजिक एनीमिया ड्यू टू सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। आरबीसी आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, याद रखना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी ऐसे में हमको देखने मिलेंगी। क्लियर? फिर है हमारा क्रोनिक हिमोरेजिक एनीमिया। क्रोनिक हिमोरेजिक एनीमिया, इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, परप्यूरा हो सकता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। और मिनोरेजिया, मिनोरेजिया मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस थ्रू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में एक्सेसिव ब्लड लॉस जब होता है तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड लॉट ऑफ आयरन इज लॉस्ट, ठीक है। हमारा जो आयरन होता है ब्लड में प्रेजेंट जो होता है, अगर ब्लड ही बहुत ज़्यादा देर के लिए लॉस हो रहा है तो हमारी बॉडी में से आयरन के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी ख़त्म होने लगेंगे। उस वजह से हमारे जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, हमारे जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए हमारा सफिशिएंट आयरन नहीं रहेगा। उस वजह से उस कंडीशन में हमें माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने मिलेगा। क्लियर? ओके। अगला है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब डिस्ट्रक्शन के कारण, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण डेवलप होने वाला एनीमिया है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस विच इज नॉट कंपनसेटेड। हमारे ब्लड में आरबीसी डेवलप होते हैं, बनते हैं और टूटते रहते हैं, लेकिन जब ये लेवल एक सर्टेन लिमिट के बाहर हो जाए डिस्ट्रक्शन का, तो उस कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप होने लगता है। ड्यू टू विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। हमारा जो है आरबीसी का प्रोडक्शन ही उतना नहीं है जितना उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्लासिफाइज को हम दो टाइप में करते हैं। क्या? एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, ठीक है। कुछ ऐसे बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे कोई लिवर डिजीज़ है, ठीक है, कोई लिवर डिजीज़ हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए, रीनल डिसऑर्डर्स हो जाए, बर्न्स होते हैं, सर्टेन ड्रग्स होते हैं ऐसे। जब हमारा मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो भी हमारे आरबीसी के अंदर आके रहता है, तो हम ड्रग्स देते हैं जिससे कि वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में और एंटीबॉडीज़, जब हमारे एंटीबॉडीज़ हमारे ही आरबीसी के अगेंस्ट काम करने लग जाएं, उस केसेस में भी एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप होगा। क्लियर? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर्स, बर्न्स, ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज़। एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। हमारे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो खुद ही हमारी बॉडी के खिलाफ काम करने लगती हैं, तो उसको उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून कहते हैं। क्लियर? फिर आता है हमारा इंट्रेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इंट्रेंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर्स, कोई मेम्ब्रेनस डिफेक्ट हो सकता है हमारे आरबीसी में, मेम्ब्रेन का कोई डिफेक्ट हो सकता है, उस वजह से
जो होता है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप होता है। क्लियर? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसीज, प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसीज। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप की यानी हंसिए के शेप की जो होती हैं हमारी आरबीसीज बनने लगती हैं। अब जैसे जैसे ये आरबीसीज जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गुजरती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, आरबीसी का जनरल साइज जो एक नॉर्मल साइज होता है उसको बाइकॉन्केव कहते हैं, और ये बहुत ईजिली जो है हमारे ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज हो जाती है। लेकिन इसके शेप के ऑल्टरेशन के कारण ये जो है कैपिलरीज से निकल नहीं पाती हैं, उस वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसीज विच आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर डिस्ट्रॉयड सून, ऑफन इनहेरिटेड, एंड इट इंक्लूड्स सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी जो होता है बीटा चेन होती है, और ये दोनों होता है, अल्फा भी होता है, बीटा टाइप का भी होता है। बीटा ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? क्लियर है? ये वाला भी हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें क्या डिस्ट्रक्शन हमारे आरबीसी का ज़्यादा होने लगेगा। ठीक, अब है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है आयरन के कारण होने वाला, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिया। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी कमी के कारण। ठीक है? इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। इंपॉर्टेंट एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? आयरन, ये हमारा हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा काम आता है। प्रोटीन्स, दोनों हीमोग्लोबिन भी और आरबीसी भी। विटामिन्स लाइक सी, B12 एंड फोलिक एसिड। विटामिन सी जो होता है आरबीसी का एक हमारा कहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर ही होता है। B12 एंड फोलिक एसिड जो होते हैं वो मैच्योरेशन फैक्टर्स होते हैं, मैच्योरेशन फैक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। क्या 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं? पहला होता है जनरल, जनरल के 2 एग्जाम्पल होते हैं एरिथ्रोपोइटेंट और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा होता है हमारे मैच्योरेशन फैक्टर्स, है ना, उसमें हमारा फोलिक एसिड आता है, विटामिन B12 आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल आता है, सब हमने एरिथ्रोपोइसिस वाले में पढ़ा हुआ है। और तीसरे होते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन कौन से? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया एंड एडिसन्स एनीमिया, इसको दोनों कहते हैं, एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। 4 टाइप का बनता है। क्लियर? सबसे ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइट में जो है आयरन उतना है ही नहीं। वेजिटेरियन डाइट जो होती है, सबसे मेजॉरिटी लोग जो है इंडिया में वो वेजिटेरियन ही है। वेजिटेरियन डाइट में अब यही सॉल्यूशन है कि आप डाइट में उसका इंटेक बढ़ाओ। कैसे? जैसे पालक हमें कहा गया है बचपन में पालक खाओ, पालक खाओ, तब तो बहुत जेड़ मचती थी, अब समझ में आता है कि क्या पालक खा लेना चाहिए। ठीक है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, इट डेवलप्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? वो है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। पहला, गर्ल्स में सबसे ज़्यादा एक तो मेंस्ट्रुएशन, ब्लड लॉस होता है तो उसमें आयरन का भी बहुत सारा लॉस होता है। और दूसरा होता है हमारा डाइट के कारण, डाइट में सफिशिएंट आयरन ना होने की वजह से, सफिशिएंट आयरन नहीं है हमारी बॉडी में डाइट में। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, इट डेवलप्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ऑफ आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन जो होता है 2 चीज़ों से बनता है, एक तो होता है हमारा हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। याद रखना, ग्लोबुलिन अलग है, वो एक प्लाज्मा प्रोटीन हो, ग्लोबिन अलग है। ठीक है? बार बार सेव हो जाता है। ठीक, कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड। अब ये मत बोलना कि ये तो हीमोरेजिक में आना चाहिए, आयरन की कमी हम यहाँ पे गिन रहे हैं। ठीक है? आयरन जो है ब्लड के थ्रू लॉस हो रहा है। डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, यानी हमारी डाइट में उतना आयरन है ही नहीं।
पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, हमारा जो आयरन होता है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। अब इंटेस्टाइन्स में जो है माइक्रोविलाय होते हैं, अगर माइक्रोविलाय ही नहीं है उतने, या फिर कोई और वहाँ पे ऐसा सब्सटेंस है, कोई एक और दूसरा न्यूट्रिएंट है जो उसके अपटेक को अफेक्ट करने लग जाए, तो वैसी कंडीशन में भी जो है हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बनता है। एंड इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशंस लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, बढ़ते बच्चों में जो डाइट होती है वहाँ पे हम हमेशा हायर साइड पे देते हैं। क्यों? क्योंकि तब उनकी ग्रोइंग स्टेज है, उनको बहुत ज़रूरत है। अगर वहाँ पे सफिशेंट उनको नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन तो उनकी ग्रोथ है स्टंट हो जाएगी। और प्रेगनेंसी में क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो हमें मदर की नीड मीट करनी है, और दूसरा हमें जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग बेबी जो है, उन दोनों की जो है हमें डिमांड मीट करनी होती है, इसलिए वहाँ पे डिमांड जो है आयरन की बढ़ जाती है। क्लियर? फीचर्स, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तो वहाँ पे क्या फीचर्स हो जाएंगे, ऐसा क्या हमें देखने मिलेगा? तो ब्रिटल नेल्स, यानी कि नेल्स में खुरदुरापन रहेगा, ठीक है। स्पून शेप्ड, चम्मच के जैसे, इस कंडीशन को हम जो कहते हैं कोइलोनिकियास कहते हैं। ब्रिटल हेयर, हेयर भी जो है हमारे उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, हमें रफ से दिखेंगे। एट्रोफी ऑफ पैपिला ऑफ टंग एंड डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, हमें खाना खाते नहीं बनेगा, डिस्फेजिया होगा। ये सारे जो होते हैं हमारे फीचर्स होते हैं, फैक्टर्स, हमारे सिम्टम्स होते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के। क्लियर? एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, आई नो, बट एनीमिया एक पूरे लेक्चर में कवर करना यही होगा, बहुत बड़ा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ये, ठीक है। चलो, आप जो है 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा तब भी, ठीक है। 1.5 2x ऐसे ही देखा है हमने भी। क्या होता है एप्लास्टिक एनीमिया? एप्लास्टिक एनीमिया जो है डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में जहाँ पे हमारा आरबीसी बनता है उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं बची है अब क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल बनाने की। रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज। ये फिजियोलॉजिकली भी होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो बोन मैरो का कंटेंट है वो कम होता जाता है और वो फैटी टिश्यू से रिप्लेस होता है। 20 ईयर्स के बाद जो है कुछ ही ऐसे बोन्स बचते हैं जहाँ पे हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वो आरबीसी को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारा स्टर्नम, रिब्स, स्कल बोन्स, ठीक है। अब अगर ये एबनॉर्मली हो जाए, सडनली इंसान जो है वो 20 का नहीं हुआ है या उसकी कोई इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है बोन मैरो का कंटेंट कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर? ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है? अगर रिपीटेड एक्सपोजर हो मेरा किससे, एक्सरे या फिर गामा रे से, इसलिए कहते हैं ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए, ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ, या बार बार जल्दी जल्दी नहीं कराने चाहिए एक्सरे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्विनीन, गोल्ड सॉल्ट्स, बेंजीन, रेडियम, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस में भी एप्लास्टिक एनीमिया देखने मिलता है। और वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस एंड एचआईवी, एचआईवी जो होता है हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करता है, तो बोन मैरो को अफेक्ट करता है, तो उन कंडीशंस में भी हमें जो है एप्लास्टिक एनीमिया देखने मिलता है। आरबीसी क्या होंगे इसमें? नॉर्मोसाइटिक, यहाँ पे हमारे कोई न्यूट्रिशन का रोल ही नहीं है, तो इसलिए नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक जितने भी बनेंगे यहाँ पे काउंट बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। काउंट जो होता है यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए एप्लास्टिक एनीमिया में नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक हमें आरबीसी देखने मिलेगी। क्लियर? अब लास्ट है हमारा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, यानी कि किसी और डिजीज की वजह से, किसी और डिसऑर्डर की वजह से अगर मेरी बॉडी में एनीमिया डेवलप होता है, उसको कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, किसी और डिजीज की वजह से। कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन आयरन मेटाबॉलिज्म और रेजिस्टेंट टू एरिथ्रोपोइटिन एक्शन। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो हमारी किडनी से सिक्रीट होता है और एरिथ्रोपोइसिस में इसका एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है, ये प्रमोट करता है एरिथ्रोपोइसिस को। आरबीसी का नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, यहाँ पे किसी विटामिन की, किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है लेकिन डेफिशिएंसी नहीं है,
डिफिशियंसी नहीं है, डिस्टर्बेंस है लेकिन डिफिशियंसी नहीं है, तो इसलिए आरबीसी का मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। क्लियर। अब इसके कॉमन कॉज क्या होते हैं, तो नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। फिर क्रोनिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, किसी को टीबी हो जाता है उस वजह से भी होता है। क्रोनिक रीनल फेलियर यानी किडनी का फेल हो जाना, उस कंडीशन में क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी का उतना एरिथ्रोपोइसिस उतना बनना हो ही नहीं पाएगा उस कंडीशन में। एंड नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इन टिश्यूज एंड ऑर्गन कॉल्ड कैंसर। कैंसर की कंडीशन में भी जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। एनीमिया आज हमने पूरा निपटा दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है, हर एक टाइप इसका देख लिया है, हर एक चीज़ इसकी जाननी है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो। आपके जितने डाउट्स हैं मैं आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।